हुई हिंसा के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बुलाए गए धरना प्रदर्शन सभाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि इन सभाओं के दौरान किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रशासन वो सारे बंदोबस्त करे जिससे किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान न हो, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां जहां सभाएं हो रही है वहां की वीडियोग्राफी कराई जाए और फुटेज को प्रिजर्व करके रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया जाए, जरूरत हो तो पैरामिलिट्री फोर्सेज की व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी चूंकि सरकारों की है, इसलिए सरकारें सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और अगर इस दौरान हिंसा, उपद्रव, भड़काऊ बयानबाजी होती है तो सुप्रीम कोर्ट में संबंधित सरकारों को जवाब देना होगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नू हिंसा की जांच में जुटी पुलिस के लिए एक बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को कुछ ऐसे लोगों का सुराग सीसीटीवी और वीडियोस के माध्यम से लगा है जिनको पुलिस करीब 4 से 5 महीने पहले गिरफ्तार कर चुकी है साइबर क्राइम के मामले में। क्योंकि नू और मेवात की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गैंग सक्रिय हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, साइबर चीटिंग में इन्वॉल्व हैं, और जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब इसको लेकर पुलिस को हिदायत दी थी और उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ था, यहाँ से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उन लोगों से रिलेटेड भी जानकारियां पुलिस को इस हिंसा से या हिंसा में शामिल होने की मिली हैं। दरअसल अब क्योंकि पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुराग जो है वो सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेजेस हैं जिनके जरिए पुलिस लगातार उन आरोपियों की पहचान कर रही है जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर, हिंसा को लेकर कई और खुलासे पुलिस कर सकती है, कई और गिरफ्तारियां पुलिस कर सकती है। मैं संकलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, नूह, हरियाणा। दक्षिणी हरियाणा के नूह में हुई घटना में अभी तक 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है और इसी के चलते ही सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं इस सांप्रदायिक हिंसा में घायल भी हुए हैं, जिनको नूह के आसपास के जो छोटे या बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भर्ती करवाया गया है। और वहीं पर 50 कंपनियां, चाहे वो राज्य पुलिस की हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तैनात कर दी गई हैं और लगातार ही, चाहे वो नूह है, इसी तरह गुड़गांव के कई एरिया हैं, सोना है और उसके आसपास के इलाकों में, फरीदाबाद में, पलवल में, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और लगातार ही फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ शांति बनाए रखने की अपील की है। और वहीं पर जो पीस कमेटियां हैं, लगातार ही दोनों समुदायों में बैठकों का दौर भी चल रहा है और इसी के चलते ही दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली के कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। उनकी मांग है कि शोभा यात्रा में जिस तरह से पथराव हुआ, आगजनी की गई, गोली मारी गई और 5 लोगों की मौत हुई, उस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए आरोपियों पर और सभी को गिरफ्तार किया जाए। तो हम मेरा टोल पर मौजूद है और यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पोस्टर को लेकर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भगवा झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है हनुमान जी का और यहाँ पर मांग की जा रही है कि हिंदू समुदाय पर जिस तरह से एक विशेष समुदाय के द्वारा हमला किया गया है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश हो, पुलिस हो, सभी पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। कैमरामैन संजय दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। 13 राजनीतिक दलों के 21 सांसदों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा की। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने रूल 267 के तहत 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्षी दलों की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जिससे पीएम बच रहे हैं। वहीं लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस पर चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा नहीं चाहती और लोकसभा में हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, लेकिन सरकार चर्चा से बचना चाहती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मणिपुर के मामले को लंबा खींचने और उस पर बहस नहीं होने देने का आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मामले को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक हंगामे की वजह बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति के पास समय मांगकर उनसे मिलने जा सकता है, लेकिन वहां मिलने के बाद क्या वो संसद में अपनी बातें नहीं कह सकता है। नियमों के सवाल पर विपक्ष आखिर बहस क्यों नहीं होने दे रहा है, जबकि खुद राज्यसभा में चेयरमैन ने कहा है कि समय की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसा लगता है कि इस आपसी कहासुनी के बीच अविश्वास प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त को आने वाला है, उससे पहले संसद में कोई शांति की गुंजाइश होगी, इस बात की संभावना जरा कम है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली सर्विसेज बिल यानी कि दिल्ली सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा जो बिल है, लोकसभा में सरकार को पूरी उम्मीद थी कि सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त थी पहले दिन से कि लोकसभा में उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्यसभा में कुछ पेच फंसना की आशंका थी राज्यसभा में, क्योंकि नंबर के मामले में लोकसभा जैसी ताकत राज्यसभा में सरकार के पास नहीं थी। लेकिन जैसे ही वाईएसआर कांग्रेस ने और बीजू जनता दल ने समर्थन दे दिया, सरकार की राह आसान हो गई। वहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। हालांकि राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, तो उस दिन भी देखना होगा। बहुत कम वोटों का अंतर है, 1 या 2, अगर दोनों की संख्या को जोड़ा जाए तो। हालांकि फिर भी सरकार राज्यसभा में आसान दिखती है। राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा, इस पर चर्चा होगा, तब तक इंतजार करना चाहिए कि आखिर राज्यसभा में ये बिल किस तरीके से आता है और क्या राज्यसभा में पूरी कामयाबी से पास हो पाएगा। तब तक इंतजार भी जरूर करना चाहिए। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी, लेकिन अब एक बात और सामने आई है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए 17 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसका मतलब कि तीनों दिन बड़ी संख्या में जो स्पीकर्स होंगे उनको बोलने का मौका मिलेगा और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब सुबह 11 बजे से देंगे। जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा को लेकर तैयार नहीं हुए, यानी कि सरकार तैयार नहीं हुई, सरकार की तरफ से कहा गया कि मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री ही बयान देंगे और अगर उस हिसाब से चर्चा करना है तो कीजिए। इसके बाद विपक्ष ने एक रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये कहते हुए कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके जरिए प्रधानमंत्री सदन में उनके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। कुल मिलाकर विपक्ष कम से कम एक बोलने का मौका उसे मिलेगा और उस बयानबाजी से, उस भाषण से उसे क्या चुनावी लाभ हो सकता है, क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है, इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का मकसद यही है, क्योंकि इसका गिरना तय है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मिशन 2024 को ध्यान में रखकर एनडीए सांसदों के साथ बीते 31 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ की बैठक की कड़ी में आज अहम बैठक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, काशी और अवध के सांसदों के साथ अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। देर शाम होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक का मजमून सिर्फ और सिर्फ 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कैसे जीत हासिल हो, इसकी रणनीति पर चर्चा होगी। काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों की ये बैठक बीजेपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी जीत को कैसे बदला जाए, इसको लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होगी। एनडीए सांसदों की इस बैठक की कड़ी अगले 10 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को गांव-गांव और कस्बों में प्रवास करने और लोगों की समस्याओं सुनने का निर्देश दिया था। कैमरामैन अजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।
दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का सामना करना हो या फिर एनसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के पद को हथियाना हो, इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। नए पदाधिकारियों की सूची में दिनेश प्रताप सिंह को महामंत्री से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हर्ष मल्होत्रा महामंत्री उपाध्यक्ष में गजेंद्र यादव, विष्णु मित्तल, लता गुप्ता, योगिता सिंह, सुनीता कांगड़ा और विनय रावत के नाम शामिल हैं। वहीं महामंत्री की कुर्सी पर हर्ष मल्होत्रा के साथ योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत को जगह मिली है। वहीं मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी जगह दी गई है। ऐसे में ये बीजेपी की नई टीम कितनी हद तक उस पर खरी उतर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई के बहाने अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी का दूसरे राज्यों में विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। खबर है कि पार्टी किरण में नंदा के लिए ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में 1 लोकसभा सीट चाहती है। बदले में समाजवादी पार्टी यूपी में तृणमूल कांग्रेस को अपने खाते से भी 1 सीट देने को तैयार हो गई है। इसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी 1-1 या कुछ राज्यों में 2 सीटों तक चाहती है। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि विपक्षी गठबंधन को मजबूत रखने के लिए अगर समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीटों का उत्तर प्रदेश में त्याग कर रही है, तो दूसरे राज्यों के मजबूत दल भी उन्हें अपने राज्यों में कुछ सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दें। फिलहाल खबर यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने पर राजी हो गई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी हर ओबीसी मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने वाली है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी कुल 20,000 युवाओं की टीम बनाएगी। ये टीम मंडल स्तर की होगी, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछड़ों के लिए किए गए कामों को लेकर उनके बीच में जाएगी। बीजेपी का फोकस यूथ वोटर्स पर भी ज्यादा है। खास बात यह है कि लोकसभा स्तर, प्रदेश स्तर, विधानसभा स्तर पर कुल 23 लोगों की टीम होगी। जिला और मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम होगी। बीजेपी का दावा है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा, नीट, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में दाखिले में 27% आरक्षण बीजेपी ने ही दिलवाया है। यही नहीं, पिछड़े वर्ग के 27 सांसदों को भी मोदी ने कैबिनेट में जगह दी है। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोशल मीडिया का प्रयोग सफल रहा था, लिहाजा बीजेपी अब उसे ही दोहराने की पूरी ताकत लगा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी के विधायकों की संयुक्त बैठक होने जा रही है। यह बैठक चर्चगेट के एमसी लॉन्च में होने जा रही है। इस बैठक में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की तरफ से जयंत पाटिल मार्गदर्शन करेंगे। विधायकों की इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और जयंत पाटिल बंद कमरे में चर्चा करेंगे और उसके बाद विधायकों से बात करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ आगामी चुनाव में क्या रणनीति बनाई जाए, इसे लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही अजित पवार की बगावत, शरद पवार की प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा मामले में भी विधायकों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इंडिया यानी कि विपक्षी की तीसरे संयुक्त बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसका ब्लूप्रिंट के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में महाविकास आघाड़ी के विधायक तो मौजूद होंगे ही, साथ ही अबू आजमी, बाला साहेब थोराट, जितेंद्र आवार, बच्चू कड़ी जैसे नेता भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए जातीय गणना पर अपनी रोक हटा दी है। अब रोक हटने के बाद पूरे बिहार के सभी जिलों में आज से जातीय गणना का काम फिर से शुरू हो चुका है। बिहार में जातीय गणना का प्रथम चरण 7 से 22 जनवरी तक हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से की गई, जो 15 मई तक खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर 3 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। चीफ जस्टिस ने लगातार 5 दिनों तक याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी। कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना बताने वाले की पूरी दलील सुन ली और फिर सरकार के उस दावे का पक्ष भी सुना जिसके अनुसार यह जाति आधारित सर्वे है। फिर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दे दी है। पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ टोटल 6 याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर
याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य कृषक ऋण आयोग विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक की खास बात यह है कि किसान द्वारा लिए गए कर्ज को अब जबरदस्ती वसूला नहीं जाएगा और कर्ज वसूलने के नाम पर उनकी जमीन कुर्क नहीं की जाएगी। इस तरह का प्रावधान लाया गया है। साथ ही किसानों की जमीनों से जुड़े, कर्ज के मामलों से जुड़े जितने भी प्रकरण आते हैं उन पर सुनवाई के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन होगा, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में यह पूरा न्यायिक आयोग कार्य करेगा। किसानों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि किसानों को किसी भी सूरत में उनकी जमीन को नीलाम होने के लिए अब मजबूर नहीं किया जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसद नुसरत जहां पे धोखाधड़ी का आरोप लगा है। धोखाधड़ी का आरोप 429 लोगों को फ्लैट देने के नाम पे 24 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लिए गए हैं और इन लोगों को ना ही अभी तक रुपया मिला है और ना ही अभी तक कोई फ्लैट मिला है। इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि गरियाहाट थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। मामला के आधार पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और इसको लेकर अब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर में नुसरत जहां के नाम से एक हलफनामा दायर किया है, एक एफआईआर दर्ज कराई है कि नुसरत जहां ने इस तरह की एक कंपनी बनाई थी जिनमें वहां पे राकेश सिंह करके, नुसरत जहां करके, ऐसे करके 3 से 4 लोगों की कंपनी थी जहां पे नुसरत जहां ने इस पैसे को अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि जिन परिवारों के साथ में 429 लोगों के साथ में धोखाधड़ी नुसरत के जहां से हुआ है उन परिवारों की सुरक्षा बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां एक तरह से फिर से तेज हो गई है। एक तरफ टीएमसी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आरोप प्रत्यारोप टीएमसी पे लगा रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक हमला होता रहता है और यही कारण है कि चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या फिर बनवारी लाल पुरोहित। और इसी के चलते ही कल जिस तरह से बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखते हुए कई तरह के सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए आप मेरे पूर्व में लिखे गए पत्रों का जवाब दें ताकि लोग में एक अच्छा संदेश जा सके कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हैं। वहीं पर उन्होंने पंजाब के घरों में शुरू की जा रही आटा दाल स्कीम के बारे में भी पूछा है कि अभी तक उनको आपके चीफ सेक्रेटरी ने जवाब तक नहीं दिया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। हमेशा विवादों में रहने वाले और विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाने वाले संभाजी भिड़े ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के थोर समाज सेवक महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। शुक्रवार को ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मांग की कि संभाजी भिड़े ने जिस तरीके से महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद अब महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ भी बयान दिया है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सारे तथ्यों की यहाँ पर जांच की जाएगी और उसके बाद कोई संभव फैसला लिया जाएगा। लेकिन सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद आज कांग्रेस के तमाम विधायक और महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर संभाजी भिड़े के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का भी वहां पर निषेध किया। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के लिए निकला शुभ मुहूर्त। पीएम मोदी के साथ मुख्य कार्यक्रम में साधु संत ही रहेंगे मौजूद। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया है कि जनवरी महीने में अंतिम सप्ताह के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 21 से 23 जनवरी तक उद्घाटन का मुहूर्त की तिथियां प्रधानमंत्री को भेज दी गई हैं। उनका समय मिलने के अनुसार उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। हरिद्वार पहुंचे गोविंद देव गिरी ने शंकराचार्य राज राजेश्वरम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह
से देश में साधु संत महात्मा ही उपस्थित रहेंगे। ये समारोह प्राण प्रतिष्ठा की तिथि की एक सप्ताह पहले शुरू होगा और अगले 15 दिनों तक रहेगा। यही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के समय पूरे देश में आह्वान किया जाएगा कि रामलीला, रामकथा और अनेक प्रकार से अयोध्या के रामलला जन्मभूमि का जब उद्घाटन होगा तो उत्सव बनाएं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली है। नितिन देसाई का शव उनके करजत स्थित एनडी स्टूडियो में फंदे से लटका मिला है। करजत के लोकल विधायक महेश बाल्दी की माने तो नितिन देसाई पिछले काफ़ी दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और इस वजह से काफ़ी परेशान चल रहे थे। पुलिस की माने तो बीती रात 10 बजे के करीब नितिन देसाई अपने कमरे में चले गए। सुबह जब काफ़ी देर हो चुकी अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो उनके बॉडीगार्ड और अन्य कर्मचारियों ने दरवाज़ा जो है कमरे का खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा ना खुलने के बाद जब खिड़की से देखा गया तो उनका शव जो है कमरे के अंदर ही पंखे से लटका मिला। पुलिस ने एनडी स्टूडियो के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा रक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, उनका बयान जो है वो दर्ज कर लिया है। नितिन देसाई को जो है आर्ट डायरेक्टर के तौर पर जो है 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके निधन से हिंदी सिनेमा जगत में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में अब रात में चैन की नींद सोना ग्राहकों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनियां अब अपनी टैरिफ बढ़ाने वाली हैं। दरअसल बिहार में अब रात में बिजली महंगी मिलेगी, जबकि दिन के उजाले में बिजली सस्ती मिलेगी। बिजली कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार अब बिहार में नए 1 डे टैरिफ लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसके अनुसार दिन में जहां पर सोलर लाइट से उत्पादित बिजली की आपूर्ति की जाएगी, वहीं रात में अब थर्मल पावर से उत्पादित बिजली की खरीद करके उसकी आपूर्ति की जाएगी। कंपनी का मानना है कि इससे आम लोगों को नुकसान नहीं, इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें और फिर घरेलू काम दिन में होते हैं। दिन की बिजली करीब 20% सस्ती होगी। दरअसल भारत सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि अब सोलर एनर्जी से उत्पादित बिजली ज़्यादा खपाई जाएगी और उसकी ज़्यादा बिक्री की जाएगी, जिसके तहत अब राज्यों को भी सोलर से उत्पादित बिजली ही दी जाएगी। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सुजवा में बने फ्लैट्स को आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेनिफिशरीज को सौंप दिया है। चाबी जो है उन बेनिफिशरीज को यानी लाभार्थियों को सौंप दी गई है। हमारे साथ वो बेनिफिशरी हैं जिनको ये फ्लैट जो हैं ये मिले हैं, चाबी इसकी मिली है। ये आपको बता दें कि ये जो फ्लैट है उन लोगों को मिलेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और जो निम्न आय वर्ग है, उन लोगों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। बाहरी राज्यों के जो लोग हैं यानी जो प्रवासी हैं उनके लिए भी ये फ्लैट जो है उन्हें मिलेंगे। ये देखिए, ये जो फ्लैट बनाए गए हैं इस जगह पर अब वो लोग रहेंगे जिनकी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फ्लैट बनाए गए हैं। 336 जो फ्लैट यहाँ पर बनाए गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर ये लोग जो हैं बेहद लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कब इनका अपना घर होगा, लेकिन अब इनको जो है अपना सपनों का आशियाना मिल चुका है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सुजवा। कश्मीर घाटी में पासपोर्ट ऑफिस द्वारा 2 पत्रकारों और एक पॉलिटिकल वर्कर और एक सोशल वर्कर के पासपोर्ट इंपाउंड कर दिए गए हैं, यानी उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। वो अब वैलिड नहीं है और साथ ही साथ इन सभी लोगों को कहा गया है कि वो दिए गए समय के अंदर अंदर पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर पहुंचे, जहां इन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और साथ ही साथ इन्हें जानकारी भी दी जाएगी कि इनके पासपोर्ट्स को क्यों रोका गया है। लेकिन फिलहाल जो इन्हें कम्युनिकेट करते हुए पासपोर्ट को रद्द करने की बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं और इसी कारण के चलते इनके पासपोर्ट्स को अनवैलिड कर दिया गया है और अब पासपोर्ट समेत इन्हें श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। और इसको लेकर हालांकि अब इंतजार है कि औपचारिक रूप से सरकार की तरफ से या पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से क्या कहा जाता है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब।